अवध शुरू कर दीजिए, सर आ गए हैं। जी बेटा। नमस्कार नमस्कार। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम 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 प्रणाम। नमस्कार, जोहार, सुप्रभात। मैं अवध बिहारी पुराण, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग एबीएम कॉलेज गोलपुरी जमशेदपुर। कोल्हान विश्वविद्यालय के अंगीभूत इकाई एबीएम कॉलेज जमशेदपुर के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित समाज के सशक्तिकरण में अनुसूचित जाति जनजातीय महिलाओं का योगदान वैश्विक परिदृश्य में विषयक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अंतर्विषयी सम्मेलन के समापन सत्र में माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्री अर्जुन मुंडा सर का मैं मुख्य अतिथि के रूप में सादर अभिनंदन व स्वागत करता हूं। साथ ही अमेरिका से जुड़ी प्रोफेसर इला प्रसाद मैडम का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों एवं विद्वतजनों, साहित्य प्रेमियों, लेखकों, प्रतिभागियों, श्रोताओं, मीडिया बंधुओं, मित्रों एवं मेरे विद्यार्थियों, आप सभी का इस आभासीय मंच पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में सभी वर्गों की महिलाओं की आबादी लगभग आधी है। आज हर क्षेत्र में महिलाओं का वर्चस्व है। साहित्य से लेकर चिकित्सा, विज्ञान तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रों में महिलाएं अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। किंतु अफसोस की बात है कि उन्हें उतना मान सम्मान प्राप्त नहीं होता जितना पाने की वह अधिकारिणी है। इस स्थिति के केंद्र में प्रमुख रूप से अनुसूचित जाति जनजातीय वर्ग की महिलाएं हैं। इस 3 दिवसीय सम्मेलन के माध्यम से ऐसे ही महिलाओं को सम्मान देने का एक लघु में प्रयास है। मैं ऐसी नारी शक्ति को बारंबार प्रणाम करता हूं। अफसोस की बात है और समय का ध्यान रखते हुए उन्हें उतना मान सम्मान प्राप्त नहीं होता। महाविद्यालय की प्राचार्य अधिकारिणी और आयोजन सचिव प्रोफेसर उदिता चंद्रा मैडम को मैं सादर आमंत्रित करता हूं, वो हमारे अतिथियों का विधिवत स्वागत करें। मैडम सादर आमंत्रित। जोहार के साथ आप सबों को मेरा नमस्कार। दिवस की इस पार्वण बेला में धन्यवाद देती हूँ ब्रह्मांड के उन शुभ नक्षत्रों को जिसने विद्वत जनों के स्वागत का सुअवसर मुझे प्रदान किया। शीश झुकाती हूँ उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में जिन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित इस सम्मेलन में देश विदेश में बसी नारी शक्तियों को ही नहीं, नारी शक्ति का सम्मान करने वालों को भी एक इस मंच पर लाकर उनके अभिनंदन का महत्वपूर्ण अवसर मेरी झोली में डाल दिया है। मेरा जन्म झारखंड की धरती पर हुआ है। झारखंड जनजातीय बहुल राज्य है। इसकी मिट्टी में खेलकर मैं बड़ी हुई हूँ। इसके परिवेश ने सिंचित कर मुझे शिक्षित बनाया है। यहाँ की संस्कृति से पोषित हो सुदृढ़ बनी और यह मेरा परम सौभाग्य है कि जन्मभूमि की सेवा का भी सुअवसर मुझे मिला है। बचपन से ही यहाँ की कर्मठ महिलाएं मेरा ध्यान आकर्षित करती थी। जहां हमारे परिवार में महिलाओं की दुनिया 4 दीवारी के अंदर थी, वहीं यहाँ की महिलाएं पीठ पर बच्चे को बेतरा कर कार्य में जुटी दिखाई देती थी। कोमल मन, निश्चल स्वभाव, कर्मठ व्यक्तित्व मुझे प्रोत्साहन देते थे। जब लेडी टार्जन के रूप में जमुना टुड्डू जी को पद्मश्री पुरस्कार मिला, तब मैं भाव विभोर हो गई। पद्मश्री पद्म विभूषण से अलंकृत तीजन बाई को कई बार जमशेदपुर में घूम घूम कर मंच पर प्रदर्शन करते हुए देखी थी। उनके आत्मविश्वास ने मुझे इनका कायल बना दिया था। गांव की अड़पड़ समझी जाने वाली महिलाओं को
जिस खूबसूरती के साथ मधुबनी पेंटिंग, संथाल आर्ट को उकेरते देखती, मेरा मन उनसे सम्मोहित हो जाता। मांदर की थाप पर जब मग्न हो पैरों को थिरकते देखती, तब मेरा मन भी झूमने को बेताब हो जाता था। ऐसे कर्मों से, ऐसे कई कर्मों से जुड़ी प्रत्येक शक्ति मुझसे यह कहती और यह मुझे प्रेरणा देती, जो पाया उसमें खो न जाए, जो पाना उसका ध्यान करें, आओ हम मिलजुल कर इस जीवन का उत्थान करें। मैं नहीं जानती मेरे किन जन्मों का सत्कर्म है कि देश के उच्च पद पर आसीन माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी का अनुपम सानिध्य मुझे मिलता रहता है। मेरे प्रति उनका विश्वास मुझे कुछ विशेष करने का साहस देता है। माननीय मंत्री जी के से विचार विमर्श के बाद ही मैंने यह विषय समाज के सशक्तिकरण में अनुसूचित जाति जनजातीय महिलाओं का योगदान वैश्विक परिदृश्य में निर्धारित किया। इनका वैचारिक सहयोग मेरे जीवन की अमूल्य निधि है, जिसकी बदौलत ही लाख बाधाओं के बावजूद इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में सक्षम हुई। आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में जो इस सम्मेलन के मुख्य संरक्षक भी हैं, पधारे माननीय केंद्रीय मंत्री जनजातीय मंत्रालय भारत सरकार श्री अर्जुन मुंडा जी का वंदन करते हुए हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और ईश्वर को कोटिशः धन्यवाद देती हूँ कि आपका विश्वास मेरे ऊपर यूं बना हुआ है। साथ ही आपको मैं यह बताना चाहती हूँ सर कि इस आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मात्र सम्मेलन करवाकर पूरा नहीं होगा। एबीएम महाविद्यालय ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर अगस्त महीने से हर महीने अलग अलग कार्यक्रम करवाकर इस उत्सव को उल्लास के साथ मनाने का संकल्प लिया है। यह उत्सव अगस्त महीने से प्रारंभ हुआ है और इसका समापन अगले साल अगस्त महीने में ही होगा। विषय से संबंधित अपने भाव लिखकर जब मैं माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर गंगाधर पांडा जी के पास पहुंची, तब सर आपके सहयोग से मैं अभिभूत हो गई। एक गुरु की तरह गलतियों को सुधारा, एक मित्र की तरह राह दिखाया, तो एक प्रशासक की तरह कुछ आदेश भी दिया। मेरे प्रति सर आपका यह दृढ़ विश्वास ही ईमानदारी पूर्वक कर्तव्य निर्वहन की शक्ति देता है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर श्रद्धेय माननीय कुलपति महोदय का सादर भाव से स्वागत करती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि यदि राह में रुकावटें नहीं आ रही हैं, तो समझो कि तुम गलत राह पर चल रहे हो। कई परेशानियां आई, मन विचलित भी हुआ। कितनी बार इच्छा जगी कि आलेख प्रकाशित कर सम्मेलन कराने का विचार छोड़ दूं, पर कुल सचिव महोदय प्रोफेसर जयंत शेखर सर, मेरे वित्त पदाधिकारी डॉक्टर पानी सर का मेरे प्रति अटूट विश्वास ही मुझे साहस देता रहा और मैं पथ के कंटकों को बटोरती आज सफलतापूर्वक मंजिल तक पहुंच ही गई हूँ। सर आप लोगों का भी इस समापन समारोह में प्रफुल्लित मन से स्वागत करती हूँ। कैसे भूलूं मैं देश विदेश से जुड़ी अपनी उन सहयोगिनियों को, जिनके साथ के बिना इतने सार्थक रूप से सम्मेलन को संपन्न कराना मेरे वश की बात नहीं थी। मॉरिशस से अलका दनपट, यूके से शैल अग्रवाल, अमेरिका से इला प्रसाद, सिक्किम से चुकी भूटिया, गुजरात से कल्पना गवली, अरुणाचल प्रदेश से मरजुम लोई, झारखंड से वंदना टेटे ने सहजता, सरलता और आत्मीयता से मेरा आमंत्रण स्वीकार कर मुझे कृतज्ञता से भर दिया है। जीवन पर्यंत मैं इनकी आभारी रहूंगी। आज सर मैं बताना चाहती हूँ कि इस समापन सत्र में अमेरिका की इला प्रसाद विषय से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु
हमारे बीच उपस्थित हैं। भले ही ये भौतिक शास्त्र की प्राध्यापिका हैं, परंतु हिंदी भाषा एवं साहित्य से इनका गहरा अनुराग रहा है। साहित्यिक गतिविधियों से निरंतर जुड़ी रही हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने विचार प्रस्तुत कर सम्मान पा चुकी हैं। अमेरिका और भारत के समय में हम सभी जानते हैं बहुत अंतर है। फिर भी जिस अपनत्व के साथ इला जी का सहयोग मुझे मिला है, आभारी मन से बड़े सम्मान के साथ इला जी मैं आपका स्वागत करती हूँ। वर्तमान समय में यूजीसी केयर जर्नल की धूम है। चाहे शिक्षक हो या शोधार्थी, सभी का शोध पत्र ऐसी पत्रिकाओं में छपना एक आवश्यक शर्त है। ऐसी स्थिति में शोध धारा के संपादक डॉक्टर राजेश पांडे जी का योगदान बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ। राजेश जी, आपके इस उपयोगी सहयोग के लिए आभार के साथ स्वागत करती हूँ। आदरणीय प्रतिकुलपति महोदय, साथ ही विश्वविद्यालय के समस्त पदाधिकारियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ इस आभासी माध्यम से जुड़े प्राचार्यगण, विभागाध्यक्ष, शिक्षक, कर्मचारियों, प्रतिभागियों, विद्यार्थियों एवं प्रेस मीडिया के बंधुओं का। सम्मेलन से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत करने वाली ज्योति ढोले एवं आशा रानी पटनायक जी का भी मैं अभिनंदन करती हूँ। अभिनंदन है हमारे विशेषज्ञ समिति के सदस्यों का, डॉक्टर जूही समर्पिता, तापेश्वर पांडे, श्रीमती अर्पणा संत सिंह, जिनके सहयोग से ही हम 5 श्रेष्ठ आलेखों का चयन कर पाए हैं, जिसकी घोषणा कार्यक्रम के अंत में हमारे मुख्य अतिथि करेंगे। मधुर संगीत की रसधार से सिंचित करने वाले प्रतिभागी डॉक्टर सनातन दीप जी का भी मैं प्रसन्नित मन से स्वागत करती हूँ। अपने अनुजों एवं सहयोगियों के साथ आभासी माध्यम से जुड़े प्रत्येक सुधी श्रोताओं का, जिसका नाम मैं ली और जिनका न ले पाई, माफी के साथ सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सत्यता, कर्मठता, ईमानदारी एवं सादगी का पाठ पढ़ाने वाले मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति को नमन निवेदित किए बिना सम्मेलन की पूर्णाहुति संभव नहीं है मेरे लिए, जिनमें एक हैं डॉक्टर आनंद भूषण सर और दूसरे हैं पिता तुल्य, अभिभावक, पथ प्रदर्शक, साथी, मेरे फिलोसोफर, मेरे सब कुछ, मेरे गुरु डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद। आनंद भूषण सर ने अंगद की तरह पैर स्थिर रखकर अपने उसूलों पर कर्तव्य निर्वहन करना सिखाया। सर, मैं आपका बहुत ही आदर भाव से अभिनंदन करती हूँ। तो मेरे गुरु ने मात्र किताबी ज्ञान से धनी नहीं बनाया, बल्कि उंगली थामकर एक योग्य शिक्षक बनने का भी मंत्र दिया। सर मुझसे अक्सर कहते थे, मुदिता, मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं, पर जो चादर के अनुसार अपना शरीर सिकोड़ लेना सीख लेता है, उसे शीत कभी नहीं सताता। अनुजों, शिष्यों के भविष्य को संवारने की चिंता करने वाले गुरु का भविष्य, अपने अगुरु का भविष्य या जीवन खुद ब खुद संवर जाता है। उनकी शिक्षा गांठ में बांधे बैठी हूँ और उनके दिखाए मार्ग पर चलने की निरंतर कोशिश में लगी हुई हूँ। सर, आज भले ही देवलोक के वासी हैं, पर जहां भी हैं उनका आशीष मुझे निरंतर मिलता रहता है, ऐसा मुझे विश्वास है। जिन गुरुओं की कृपा सदा मुझ पर बनी रहती है, उन गुरुओं के चरणों में नमन निवेदित करते हुए आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर, के पावन अवसर पर मैं मां भारती से विनती करती हूँ, हे माँ, मुझसे कभी ऐसा कोई कर्म न हो जिससे मातृभूमि को लज्जित होना पड़े। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के इन शब्दों से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहती हूँ। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। ऐसे युवा पुरुष का चांद और सूरज भी आरती उतारना चाहते हैं।
यह वंदन की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। तो आइए सब मिलकर एक साथ कहें, मेरा देश, देश का मैं, देश मेरा जीवन प्राण, मातृभूमि में धन्य मातृभूमि मेरी, आओ मिलकर गाएं गान। आभार के साथ आप सबों का नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने जिस कर्मठता के साथ भव्य सम्मेलनों का आयोजन करती हैं उसके लिए आप धन्यवाद की पात्र हैं। मैं आपके लिए 2 पंक्ति निवेदित करता हूं, स्वीकार कीजिएगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्ति है, लिख पर वे चलें जिनके चरल दुर्बल और हारे हैं। लिख पर वे चलें जिनके चरल दुर्बल और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्रा से बने अनिर्मित पंथ ही प्यारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब मैं स्वागत गीत हेतु डॉक्टर सनातन दीप, अध्यक्ष संगीत विभाग, जमशेदपुर वोमेन्स कॉलेज को सादर आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर सनातन दीप। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी को मैं प्रणाम करता हूं और विश्वविद्यालय के सभी कुलपति महोदय, सभी को मेरा प्रणाम। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनकी 51 कविताओं में से एक सुंदर कविता मैंने मुदिता दी से ही बात करके इसका चयन किया था, आज मैं प्रस्तुत करता हूं। भरी दोपहरी में अंधियारा, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज पर छाई से हारा, अंतरतम का नेहन छोड़े, अंतरतम का नेहन छोड़े, बुझी हुई बातें सुलगाएं, आओ स्वागत का दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाए, आओ स्वागत का दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, नव दधीची हड्डियां गलाएं, आओ स्वागत का दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज पर छाई से हारा, अंतरतम का नेहन छोड़े, बुझी हुई बातें सुलगाएं, आओ स्वागत का दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ स्वागत का दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सनातन दीप। अब मैं इस त्रिदिवसीय सम्मेलन के समापन सत्र के ऐसे वक्ता को आमंत्रित करना चाहूंगा
जब से मैंने उनका नाम सुना है, मैं ही क्या, हम सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब हम लोग उनको सुने। तो हमारे बीच अमेरिका से उपस्थित हुई हैं प्रोफेसर डॉक्टर इला प्रसाद मैडम। मैं आपको बुलाने से पहले आपका परिचय करवाना चाहता हूं और आपका परिचय हेतु आयोजन सचिव डॉक्टर किरण तिवारी मैडम को सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और हमारे वक्ता का परिचय अतिथियों से कराएं। मैडम सादर आमंत्रित। धन्यवाद अवध। आज के सम्मेलन में सत्र के मुख्य अतिथि माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय विद्वज्जन, आप सबका सादर अभिनंदन। आज हमारे साथ जुड़ी लोकप्रिय एवं बहुचर्चित लेखिका डॉक्टर इला प्रसाद सौभाग्य से झारखंड की राजधानी रांची से ही हैं। रांची विश्वविद्यालय से भौतिकी में परास्नातक और उसके पश्चात आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से भौतिकी में ही पीएचडी की है। आपने मुंबई आईआईटी में कुछ वर्षों तक शोध कार्य किया और आपके शोध पत्र अमेरिका के विशिष्ट जर्नलों में भी प्रकाशित हुए। मैडम, आपने भौतिकी विषय से जुड़ी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं सम्मेलनों में भागीदारी की एवं शोध पत्र का प्रस्तुतिकरण भी किया है। उसके बाद विवाहोपरांत आप अमेरिका जा बसी और वहीं आपका अभी स्थायी निवास है। आपके लेखन का आरंभ छात्र जीवन से ही शुरू था और पिछले 1.5 दशकों से लेखन की प्रमुख विधाओं में आप सक्रिय हैं। अब तक देश विदेश की लगभग सभी प्रमुख पत्रिकाओं जैसे हंस है, वागर्थ है, कादम्बिनी है, वर्तमान साहित्य है, समकालीन भारतीय साहित्य है, इन सभी तमाम पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। हम सब इससे पढ़ते हैं और इतना ही नहीं, इन रचनाओं का मराठी, तेलुगु, उड़िया, नेपाली, अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ है। आपकी रचनाएं आरंभिक दौर में आपने अपनी रचनाओं को इला नरेन नाम से आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं और साथ ही न्यास की पत्रिका विज्ञान प्रकाश के लिए इला मैम ने हिंदी में विज्ञान संबंधी लेखों का अनुवाद और स्वतंत्र लेखन भी किया है। वर्तमान में इला मैडम अमेरिका से प्रकाशित विश्व हिंदी न्यास के हिंदी जगत पत्रिका की सहायक संपादिका हैं और आपका लेखन प्रवासी रचनाकारों की कृतियों पर हो रहे शोध प्रबंधों का अनिवार्य अंग है और कई रचनाएं विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल भी हैं। साहित्य प्रवाह बड़ोदरा के टेक्सास शाखा की कार्याध्यक्ष हैं आप। अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों का आयोजन एवं कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में आपने अपनी सहज भागीदारी निभाई है और आपको विश्व हिंदी ज्योति अमेरिका, साहित्य प्रवाह बड़ोदरा और शुभ संकल्प संस्था इंदौर द्वारा साहित्यिक अवदान के लिए सम्मानित किया जा चुका है। आज के सम्मेलन में आपको सुनना हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। मैडम, धन्यवाद। मैडम सादर आमंत्रित है अमेरिका से डॉक्टर प्रोफेसर इला प्रसाद मैडम, सादर आमंत्रित। मैडम आपका माइक अनम्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। इला मैडम माइक को अनम्यूट कर लीजिए। फोन कर दिया, ये नहीं सकेगी। कुछ तकनीकी व्यवधान के कारण
मैडम का माइक म्यूट हो गया है, थोड़ी देर में मैडम को। अब तब तक हम लोग आगे प्रतिक्रिया वाली कर ले, क्योंकि सर के पास उतना समय नहीं है। उसके बाद फिर से इलाज जी को बुला लेंगे। हाँ। जी 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 मैडम। तकनीकी व्यवधान के कारण जो असुविधा उत्पन्न हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अब मैं इस त्रिदिवसीय सम्मेलन की जो हम लोग की जो थीम थी और हम लोग जिस सोच से ये सम्मेलन का आयोजन किए हैं, इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब प्राप्त आलेखों को यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल में प्रकाशित हो पाएगा। और हमारे बीच यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल शोध धारा के संपादक डॉक्टर राजेश पांडे सर उपस्थित हैं, जिन्होंने जिस सहजता से ये प्रस्ताव हम लोगों का उन्होंने स्वीकार किया वो धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सर को बुलाने से पहले उनका परिचय आप लोगों से कराना चाहता हूं। डॉक्टर राजेश चंद्र पांडे, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग, दयानंद वैदिक स्नातकोत्तर कॉलेज, उत्तर प्रदेश। संपादक शोध धारा राष्ट्रीय शोध जर्नल यूजीसी केयर लिस्टेड, वर्ष 2005 से अभी तक कुल 61 अंक प्रकाशित कर चुके हैं आपने। आपकी लगभग 130 शोध पत्रिकाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। देश विदेश की विभिन्न साहित्यिक एवं अकादमिक समितियों के सदस्य के रूप में आप कार्यरत हैं। अब तक आपकी 9 पाठ्य पुस्तक एवं आलोचनात्मक ग्रंथ प्रकाशित हो चुकी हैं। यूजीसी द्वारा संपोषित एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रायोजित 3 राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन भी आपने किया है। यूजीसी द्वारा प्रायोजित एक मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट और एक माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट का कार्य भी आपने पूर्ण किया है। हिंदी आलोचना एवं व्यंग्य साहित्य तथा नई कविता में आपकी विशेष रुचि है। सर, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं संपादकीय संबोधन के लिए। डॉक्टर राजेश चंद्र पांडे, संपादक शोध धारा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। मां सरस्वती को नमन करते हुए आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अंतर्विषयी सम्मेलन में एवीएम कॉलेज के सभी गणमान्य लोगों को, आदरणीय डॉक्टर मुदिता दीदी को, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्री मुख्य अतिथि श्री अर्जुन मुंडा जी को, आदरणीय कुलगुरु प्रोफेसर गंगाधर पंडा जी को और इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त गणमान्य व्यक्तियों को, श्रोताओं को मैं हार्दिक नमन करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं और मां वीणा वादिनी से प्रार्थना करता हूं कि आपने इस बौद्धिक यज्ञ में जो लोगों को एकत्रित करके इस मानस मंथन का उद्यम किया है, आप सब उसमें सफल हों। आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूं। मैं एक बात के लिए आपको हार्दिक बधाई देता हूं कि आज की परिस्थितियों में जो सबसे संवेदनशील विषय है वह है एक बौद्धिक विमर्श के लिए एक मंच तैयार करना। हम सब इस कठिनाई को जानते हैं कि हम सांस्कृतिक कार्यक्रम तो बहुत लंबा कर सकते हैं और बिना किसी आयात के हम एक बहुत भारी भरकम भीड़ भी जुटा सकते हैं, लेकिन ऐसे बौद्धिक मंच को तैयार करना और उस पर एक बहुत गंभीर विषय जो कहीं न कहीं महिला सशक्तिकरण से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ता है, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के योगदान से जुड़ता है। हम सब जानते हैं कि इस तरह के विषयों पर परिचर्चा करना आज के समय में किसी खतरे से भी कम नहीं है और किसी बहुत बड़े साहस से भी कम नहीं है। मैं सर्वप्रथम हार्दिक साधुवाद देता हूं डॉक्टर मुदिता दीदी को, जिन्होंने इस वैश्विक समय में इस संवेदनशील विषय पर इस गंभीरता के साथ परिचर्चा आयोजित की है। और मैं बधाई देता हूं आदरणीय अर्जुन मुंडा जी को कि जिनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति में इस गंभीर विषय पर चिंतन हो रहा है। हमारी वर्तमान की केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश के
गंभीरतम विषयों को और छोटे छोटे विषयों को चर्चा में लाकर बुद्धिजीवियों के बीच एक बड़ा मंच तैयार करके और उस पर एक साझा नीति तैयार कर रही है। यह उद्यम उससे किसी व्यवस्था से कम नहीं है। मैंने डॉक्टर मुदिता दीदी से शुरू में ही चर्चा की थी, उनका बहुत स्नेह मुझ पर है और हालांकि उनको कई बार परेशान भी होना पड़ा मेरी व्यस्तताओं में, लेकिन मैं सार्वजनिक रूप से उनसे क्षमा याचना करते हुए उनके जो भी आदेश होंगे, जो भी उनकी रिव्यू कमेटी होगी, उसके चयनित शोध पत्रों को अपने शोध जर्नल में स्थान दूंगा। और यह यूजीसी केयर लिस्टेड रिसर्च जर्नल है। जो भी शिक्षक साथी हमारे साथ हैं, जो भी शोधार्थी हैं, क्योंकि संपादकीय वक्तव्य की बात हुई थी, इसलिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि शोध आज की एक बहुत गंभीर आवश्यकता है और शोध के प्रति हमारा नजरिया बड़ा सूक्ष्म होना चाहिए। हम आमतौर पर कुछ लिखने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उन लिखे गए संदर्भों में उन सारी चीजों को पूर्व की दृष्टि से, वर्तमान की दृष्टि से, तुलनात्मक दृष्टि से, हम शोध की दृष्टि से जब स्थापित करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको, आप मान के चलिए कि समुद्र के भीतर से मोती ढूंढने जैसा काम करना होता है। और शोध की स्थापनाएं देना आज की एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। एक संपादक के रूप में पिछले 18 वर्षों से मैं यह देख रहा हूं कि शोध की निष्कर्ष या शोध की स्थापनाएं देना शोध पत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और आप विश्वास मानिए कि शोध की जो स्थापनाएं हैं, चाहे वह मानविकी का क्षेत्र हो, चाहे वह विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वह चिकित्सा का क्षेत्र हो, उन शोध के निष्कर्षों और शोध की स्थापनाओं से ही हम एक राष्ट्र की संस्कृति को सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से या बहुआयामी परिप्रेक्ष्य में स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम जब भी शोध करें या जब भी इन गंभीर विषयों पर जब चर्चा करें तो अपना नजरिया निष्कर्षात्मक रखें, तुलनात्मक दृष्टि से निष्कर्ष रूप में स्थापित करें। और मैं समझता हूं कि चयन समिति जिन शोध पत्रों को चयनित करेगी उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखेगी कि जिन शोध पत्रों में कुछ निष्कर्ष है, जिन शोध पत्रों में कुछ स्थापनाएं दी हुई हैं, उन शोध पत्रों को ही चयनित किया जाएगा। क्योंकि हमें ये ध्यान रखना होगा कि आलेख और शोधालेख के बीच में एक बहुत महीन अंतर होता है। आलेख परिचयात्मक हो सकता है, लेकिन शोधालेख में हमको अपनी स्थापनाएं देनी होती हैं, वो बिंदु देने होते हैं जिनको हमने खोज करके एक नए नजरिए से रखा है। देखिए, विषय सामान्य हो सकता है, विषय पुराना हो सकता है, लेकिन वस्तु हमेशा नई होती है। सब्जेक्ट हमेशा एक हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा अलग होता है और ऑब्जेक्ट हमेशा नया होता है। हर व्यक्ति का ऑब्जेक्ट अपने आप में महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि इस अंतरराष्ट्रीय अंतर विषयी शोध संगोष्ठी में जो भी शोध पत्र चयनित किए जाएंगे वह निश्चित रूप से एक अलग ऑब्जेक्ट को, एक नए ऑब्जेक्ट को, एक विशेष ऑब्जेक्ट को लेकर के और हमारे सामने आएंगे। उसका प्रकाशित रूप कहीं न कहीं समाज और साहित्य, संस्कृति और एक बड़े प्रबुद्ध वर्ग के लिए एक बड़ा आधार, एक बड़ा कैनवास तैयार करेगा। ये मेरी अपेक्षा है, आकांक्षा है और आप सभी को शुभकामनाएं हैं। एक बार पुनः इस पूरी आयोजन समिति को हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस तरह की संजाल बैठकों में समय की अपनी सीमा और मर्यादा होती है और हमारे बीच अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण गणमान्य प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं समय की सत्ता और समय की शाश्वतता को स्वीकार करते हुए एक बार पुनः आप सभी को हार्दिक प्रणाम करता हूं, साधुवाद देता हूं और माँ वीणा पाणी से, माँ सरस्वती से, हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी के इस मनोरथ को उद्यम करें। हनुमान जी को विशेष इसलिए करता हूं क्योंकि वो वायु दूत हैं, वायु पुत्र हैं और हम वायु से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए वायु देवता को प्रणाम करते हुए आप सभी को पुनः शुभकामनाएं। आदरणीय अर्जुन मुंडा जी को, आदरणीय कुलगुरु प्रोफेसर पंडा जी को, आदरणीय डॉक्टर मुद्दा दीदी को, संचालक महोदय को पुनः साधुवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रतिभागी मंतव्य हेतु मध्य प्रदेश से हमारे प्रतिभागी हैं डॉक्टर ज्योति ढोले। मैडम, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आप संक्षिप्त रूप से कम समय में अपना मंतव्य प्रस्तुत करें। ज्योति ढोले जी, नमस्कार सर। अंतरराष्ट्रीय अंतर विषयी सम्मेलन समापन समारोह में
उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, कुलपति कोलन विश्वविद्यालय प्रोफेसर गंगाधर पांडे जी, प्रोफेसर इला प्रसाद मैडम, आयोजन सचिव डॉक्टर मुदिता चंद्रा मैडम एवं डॉक्टर किरण तिवारी मैडम, वेबिनार में उपस्थित प्रतिभागीगण एवं श्रोतागण, सभी को मेरा नमस्कार एवं प्रणाम। ये दूसरी बार मैं इस वेबिनार से जुड़ रही हूँ और ये सौभाग्य मुझे मिला, इसके लिए मैं मुदिता चंद्रा मैडम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे इस वेबिनार में मुख्य रूप से 4 बातों ने प्रभावित किया। पहला तो इसका विषय था, इसका विषय मुझे इतना ज्यादा पसंद आया और आज के वातावरण में इस विषय को मैंने सुना और इसको समझा, मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। दूसरा, इसके तकनीकी सत्र में मुझे अध्यक्ष महोदय द्वारा और विषय विशेषज्ञों द्वारा शोध पत्रों की रचना और उनमें जो कमियां होती उसके बारे में जानने का और सीखने का अवसर मिला कि किस तरीके से शोध पत्र लिखे जाते हैं, उनका प्रारूप क्या होना चाहिए, लिटरेचर ऑफ रिव्यू किस प्रकार का होना चाहिए, संदर्भ में क्या क्या कमियां रह गई हैं, उन्हें कैसे सुधारना जा सकता है, ये सब सीखने का मुझे मौका मिला। इसके साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों से, चूंकि मैं भूगोल पढ़ाती हूँ, जुड़ी तो मैं पूरे विश्व से हूँ, लेकिन कोई अगर अपने राज्य की समीक्षा मेरे सामने करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो पूर्वोत्तर राज्य की संस्कृति, उसके साहित्य, उनके रचनाकारों से मैं अवगत हो पाई। इसके अलावा इस समापन समारोह में माननीय मंत्री जी की उपस्थिति मुझे भाव विभोर कर देती है और आने वाले समय में जब भी इस महाविद्यालय द्वारा वेबिनार का आयोजन होगा और मुझे उसमें सहभागिता का मौका मिलेगा, ऐसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अवध अनम्यूट कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए, माइक अपना अनम्यूट कीजिए। क्षमा चाहूंगा। अगले प्रतिभागी हमारे बीच जुड़े हैं छत्तीसगढ़ से। मैं श्रीमती आशा रानी पटनायक मैडम को सादर आमंत्रित करता हूँ और अपना अनुभव प्रस्तुत करते हैं। आशा रानी पटनायक। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम इस सम्मेलन में उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा सादर प्रणाम और मैं कॉलेज की प्राचार्य, हमारी मार्गदर्शिता परम आदरणीय चंद्रा मैम का मैं और उनके सहयोगियों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो मुझे इस सेमिनार में जुड़ने का मौका मिला और मैं अपना वक्तव्य आज इस अंतिम चरण पे अपना प्रस्तुत कर रही हूँ। मुझे इससे पहले भी 26 और 27 मार्च को एक सेमिनार हुआ था, उससे भी मैं 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में जुड़ी थी जिसका विषय था वर्तमान परिदृश्य में लोक जनजाति साहित्य एवं संस्कृति की प्रासंगिकता एवं महत्व विषय पर आयोजित किया गया था, जो हम शोधार्थियों के लिए बहुत ही अधिक लाभदायक साबित हुआ। इस सम्मेलन में मैं भाग लेकर अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ क्योंकि एक ऐसा ज्ञान का सागर है जिसमें हम डुबकी लगाकर मेरे जैसे हर व्यक्ति, हर शोधार्थी उसमें से मोती बटोरता है। इसलिए मैं अपने आप को और चंद्रा मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसी तरह से अगर आगामी भविष्य में वेबिनार अगर आप आयोजन करेंगी तो मैं उसमें जरूर आपकी सहभागिता लूंगी उसमें। और ये विषय मुझको, आपका दोनों सेमिनार का विषय मुझको बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं आदिवासी बहुल क्षेत्र में निवास करती हूँ और यहाँ की जनजातियों से ज़्यादा प्रभावित हूँ और जनजातियों की महिलाएं, और अभी का विषय तो मुझे अंतर्मन तक भाव विभोर कर दिया क्योंकि यहाँ की जो महिलाएं हैं उनका कहीं तक संदेश जा ही नहीं पाता है कि वो क्या गाती हैं यहाँ के लोक साहित्य का। लेकिन मैडम आपने इस वेबिनार का जो आयोजन किया उसके द्वारा हमारे यहाँ बस्तर के लोगों को, यहाँ के लोक साहित्य को सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ और आगामी भविष्य में इसी तरह का वेबिनार आयोजन होता रहे तो मैं अवश्य जुड़ूंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे विश्वविद्यालय के अभिभावक आदरणीय कुलपति महोदय को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि सर आए और आप हमें आशीर्वचन। धन्यवाद। सभी को प्रणाम। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जो आभासी पटल या पटल के माध्यम से आयोजित है,
इसके मुख्य अतिथि, यहाँ के सपूत और भारतवर्ष के प्रकृष्ट नेता, जनजातीय मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री, हमारे पूज्य आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, महाविद्यालय के प्राचार्य मुदिता चंद्रा जी, वंदना जी, लीला प्रसाद जी एवं तमाम वे लोग जिस सेमिनार को सफल बना रहे हैं। अमृत महोत्सव की कड़ी में ये कोल्हान विश्वविद्यालय के ओर से जितने भी अंगभूत महाविद्यालय कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, लेकिन ये एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए मैं हृदय से डॉक्टर मुदिता चंद्रा को बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। साथ साथ आप लोगों को अत्यंत हर्ष के साथ बताता हूँ कि एक संस्कृत में है नहीं वंध्या सरस्वती। इसका मतलब है कि सरस्वती विद्या देवी की जो उपासना करता है या करती है उसका श्रम निष्फल नहीं जाता है। भले देर से सही झारखंड शासन ने हमारी बात को सुन ली। हमारा विश्वविद्यालय में प्रथम प्राचार्य अथवा प्रोफेसर होकर के जेपीएससी के द्वारा मुदिता चंद्रा जी का चयन किया गया है। इसलिए मैं आदरणीय मंत्री जी के समक्ष उनको पुनः पुनः इस शुभ कार्य, बस इस उन्नति के लिए, उनके उन्नति से विश्वविद्यालय की उन्नति है। आज इस पटल पर विश्व के अनेक लोग जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर भी मैं हृदय से मैडम को बधाई देता हूँ। और इसमें जो समसामयिक विषय है इस पर आप लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं, लेकिन पृष्ठभूमि के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। क्योंकि जो भी इमारत जितना बड़ा है उसकी नींव भी उतने नीचे तक गई, नहीं तो अगर नींव सुदृढ़ नहीं है इमारत भी सुदृढ़ नहीं होगा। जितना भी बड़ा बिल्डिंग बनाएंगे थोड़े से जो है हवा से या थोड़ा सा गड़गड़ाहट से वो बिल्डिंग गिर पड़ सकता है। इसीलिए नींव भी सुदृढ़ होना चाहिए। भारतवर्ष में हम जो मनुष्य है, क्यों हमको इतना नीचे जाकर देखना पड़ा, सामाजिक विघटन कैसे हुआ, परंतु पहले ऐसा नहीं था। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं बिल्कुल पड़ोसी के यद्यप यहाँ झारखंड और उड़ीसा के संस्कृति एक ही संस्कृति है, विशेष करके कोल्हान मंडल में भी उसी संस्कृति से प्रभावित लोग बहुत रहते हैं। जो यहाँ पर जनजाति संस्कृति है, उड़ीसा के आराध्य देवता जगन्नाथ जी भी उसी जनजाति संस्कृति के ही देवता है। यहाँ पर हम लकड़ी को पूजा करते हैं, वन के वृक्षों को पूजा करते हैं। वहाँ जगन्नाथ जी स्वयं ही लकड़ी से बने हुए हैं। शास्त्र के मर्यादा के अनुसार पत्थर से, मिट्टी से और सोने या धातु से प्रतिमा के निर्माण होता है। लेकिन जगन्नाथ जी ऐसे देवता है जो लकड़ी से, नीम की लकड़ी से उनकी मूर्ति निर्मित होती है। और शास्त्र में वर्णित है जब लकड़ी के कोई मूर्ति बनती है उनकी आयु 12 साल तक रहता है। इसलिए जगन्नाथ जी 12 साल के बाद अपना शरीर को परिवर्तन करके फिर नए नीम की लकड़ी में बनाया मूर्ति में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। इसमें जो जुड़ी हुई कथा है, क्योंकि वो भी जनजातीय संस्कृति है, वहां पर महिला को कितना आदर है, मैं इससे जुड़ी हुई एक छोटी सी कथा आपके सामने रख करके मैं आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करूंगा। कि उसी संप्रदाय में एक जो अनुसूचित जाति के महिला, उनका नाम था श्रिया, जिसमें कि जिसके आधार पर एक पुराण लिखा गया है। उस पुराण का नाम है लक्ष्मी पुराण। लक्ष्मी पुराण की कथा के अनुसार श्रिया को जो है सेवा करने के लिए मौका नहीं मिला। वो लक्ष्मी की पूजा करने लगी। जो हम आज अल्पना करते हैं, जो हमारे जनजातीय संप्रदाय में चावल को पीस करके और उसी के पानी मिला करके उसी से जो झूठी बनाते हैं, अल्पना बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, रंगोली करते हैं, वो रंगोली सजा करके और लक्ष्मी माँ की पूजन करने के लिए बड़ी निष्ठा से शुद्ध बुद्ध पूजा करती थी। और
कथा को जोड़ने के लिए पूर्व पक्ष रखा जाता है। लक्ष्मी जी जहाँ पर शुद्ध पुत्र पवित्रता और हृदय की भक्ति भाव दिखती है वहीं चली जाती है। लक्ष्मी वहां पूजा पाने के लिए लक्ष्मी जी वहां चली गई। और बलराम जो दाऊ भैया है उनके कहने से जगन्नाथ जी उनको घर से निकाल दिए, और जिसके कारण से जगन्नाथ जी और बलराम जी दरिद्र हो गए, अन्न नहीं मिला। वो वहां मंदिर से निकल करके द्वार भटकते रहे और धूप में घूमते हैं। जहां कहीं वो लक्ष्मी न होने से उनको भोजन नहीं मिला। बाद में लक्ष्मी के रूप में जो एक जनजाति बा आदिवासी बा अनुसूचित जाति के महिला के रूप में लक्ष्मी पूजा करके उनको आह्वान किया, परिचय नहीं मिला। लंबी कथा में संक्षेप में रखता हूँ। बाद में दोनों तैयार हो जाते हैं उसी के हाथ से बना हुआ भोजन को करने के लिए, क्योंकि इन दोनों से भोजन बनाना नहीं होता है। तब समस्त रहस्य हो जाता है कि लक्ष्मी की जो घर से निकाल देने से हमारी स्थिति है। तो उसके बाद लक्ष्मी जी वहां पर एक शर्त रखती है कि मैं जगन्नाथ मंदिर में तब वापस जाऊंगी कि वहां पर जगन्नाथ मंदिर में सभी वर्ग तो मान अधिकार होगा। इसीलिए जगन्नाथ मंदिर के अंदर कोई छुआछूत का भेद नहीं है। वही जो मिट्टी के बर्तन से वो जो है जो प्रसाद लेकर के, जिसको अबड़ा कहते हैं, महाप्रसाद कहते हैं, सभी जाति के लोग उसी को लेकर के भोजन करते हैं, एक के हाथ से दूसरे लेते हैं। ये जो समरसता है वहां पर कोई जाति भेद नहीं है। हम जब मनुष्य पैदा हुआ है सभी के खून लाल है, सभी के रक्तमांस शरीर है। ये जाति प्रथा हम लोग मनुष्य ने बाद में अपने सुविधा हेतु बनाया। सभी को विकास करने का अधिकार है, जो कि जगन्नाथ संस्कृति बताती है। वहां पर जितने भी पर्व होते हैं, पुण्य होते हैं, सब ऋतु से लेकर होता है। और जगन्नाथ जी के मंदिर में सारे जितना पर्व है वो है। और जगन्नाथ मंदिर की उत्पत्ति के बारे में, मूल में वो दारू देवता न हो करके तिल के होते करने वाले भील के राजा विश्वावसु थे, जिनकी पुत्री ललिता थी। इसलिए जगन्नाथ मूलतः जो है जनजाति संप्रदाय के देवता थे, जो आज विश्व में पूजित है। जगत के नाथ के रूप में वो भी देवता है। वहां पर जितने भी संस्कृति है वहां पर कोई छुआछूत भेदभाव नहीं है। लेकिन परवर्ती काल में जो ये कमी हुई बीच के समय में, इसको दूर करने के लिए अब शासन की ओर से आरक्षण हो रहा है, महिलाओं को स्थान दिया जाए, उसका स्थान मिल रहा है। अभी भी आ रहा है कि जज में भी महिलाओं का कोटा रहे। इलेक्शन में तो विभिन्न असेंबली एवं सांसद के निर्वाचन में और म्युनिसिपैलिटी के निर्वाचन में भी आरक्षण मिला है। और इस प्रकार के हम जब तक शंभु या संस्थान, जब तक दोनों पति पत्नी दोनों नहीं होंगे तो संसार नहीं चलेगा। हमको पैदा करने वाले भी कोई माँ है, और माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में माँ ही है। इसलिए मातृ जाति का सम्मान देना, विशेष करके मैं भी अपने जीवन में देखा हूँ। मैं भी एक गाँव के रहने वाला हूँ। हमारे परिवार में जब मैं छोटे बच्चा था तब इतना। गुड आफ्टरनून सर। बस एक मिनट और बस मैं 1 मिनट में समाप्त करता हूँ। इला मैडम जुड़ चुकी है, इनको हम सुनेंगे। तो मैं भी देखता हूँ कि ढिंकी में हमारे परिवार के गांव के महिला धान कूट करके चावल निकालती थी। वो एक पेट में अपने एक कपड़ा में बच्चों को बांध करके वो धान कूटती थी। और जब छोटे बच्चों को बाहर नहीं छोड़ सकते, अपने पीठी में धोती को बांधते हुए और दो धान रोपती है। इतना मेहनत करने वाली, इतने परिवार को आगे बढ़ाने वाली, देश को आगे बढ़ाने वाली महिला सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए मनु ने कहा है, जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आज नारी का सशक्तिकरण में अभ्युत्थान हो रहा है। विशेष करके जनजाति और अनुसूचित जाति के महिलाओं के लिए विशेष ध्यान। अभी ओलंपिक क्रीड़ा में जो महिलाओं का प्रदर्शन रहा है वो सराहनीय रहा है। और इस सेवा क्षेत्र में भी मदर टेरेसा जैसे नारियों को भारत रत्न का सम्मान भी मिला है। इस प्रकार के जो इस कार्यक्रम अमृत महोत्सव की कड़ियों के अंदर कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत
ये एबीएम कॉलेज का द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जो कि आभासी पटल में किया जा रहा है उसको मैं अत्यंत सराहना करता हूं। और विशेष करके इस समारोह में 4 चांद लगा करके हमारे आदरणीय मंत्री जी जो हमारे ही है, इतना सरल है, कभी भी उनके पास आप जाइए, उनके अंदर में उनका सरल व्यवहार, सरल व्यक्तित्व कभी नहीं बताते हैं कि इतने बड़े मंत्री पद में रहे हैं और इस राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और उनकी सरलता, साधुता, सहयोग की भावना हम सबको प्रेरित करती है। हम आपके लिए गर्व करते हैं। और इतना ही बोल करके मैं अपने 3 दिन की जो सफलता हमको मिली है इसके लिए सभी डॉक्टर मुदिता चंद्रा एवं उनके सहयोगियों को धन्यवाद देते हुए अंत में जो हमारा कर्तव्य है उसको बताने के लिए एक कविता के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। आंखों में नमी है, होठों में हंसी है, दिल रो रहा है मेरा, बातों में हंसी है, दिल का दर्द यहाँ मैं किसको दिखलाऊं, और अपनों के पास ही वक्त की कमी है। इसीलिए हमको वक्त दे करके इस कार्य को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इतना ही कहकर मैं सबको पुनः धन्यवाद देकर अपने वाणी को विश्रांति देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके आशीर्वचन के लिए हम लोग सदैव आभारी रहेंगे। अब बड़ी हर्ष की बात है कि हमारे बीच जो तकनीकी व्यवधान उत्पन्न हुई थी उसका निराकरण हो चुका है और मैं स्क्रीन पर अमेरिका से प्रोफेसर इला प्रसाद मैडम को देख पा रहा हूं। मैडम, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और अपना विजय वक्तव्य प्रस्तुत करें। मैडम सादर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं समझती हूँ आप मुझे सुन पा रहे होंगे। जी 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 मैडम। वो माइक्रोसॉफ्ट की कृपा थी, क्योंकि तकनीक का एक पक्ष ये भी है कि आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं और दूसरा पक्ष ये है कि वो आपको कभी भी रोक दे सकता है। माइक्रोसॉफ्ट इसमें अपडेट इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा था पूरे समय और वो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। तो खैर वो समस्या हमने सुलझा ली है और इसलिए मैंने अभी डर के मारे अपना माइक दोबारा नहीं बंद किया कि कहीं ना मैं फिर से बाहर हो जाऊं। इन 3 मैं यहाँ पर कुलपति महोदय मुदिता दी, मैं उन्हें मुदिता दी ही कहती हूँ, रांची से ही हूँ मैं। आप सब जानते हैं कि रांची ही मेरी जन्मस्थली है और मुदिता दी तो मेरे पिताजी की छात्रा रही हैं। तो और माननीय मंत्री जी, सारे लोगों का, जो सारे उपस्थित जन है यहाँ पर, उन सबों का धन्यवाद, आभार। आपने मुझे निमंत्रित किया। बस थोड़ा समय है ऐसा, मेरे लिए रात के 1:45 बजने वाले हैं, तो इसलिए ये समय हमारे लिए थोड़ा असुविधाजनक होता है। मैं संक्षेप में अपनी बात रखूंगी क्योंकि इन 3 सत्रों में, आपका ये 3 दिनों से सत्र चल रहा है और इसमें बहुत लोग आए जिनमें कई को मैं व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ। आपने उन्हें सुना, उनके सारगर्भित भाषण सुने और आप निश्चय ही समृद्ध हुए होंगे, जानकारी आपको बहुत सारी मिली होगी। क्योंकि मैं रांची से ही हूँ और जनजातियों के बारे में मुझे भी थोड़ी जानकारी है। वहाँ मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, मैं प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद की बेटी हूँ, तो उनका तो क्षेत्र ही रहा है जनजातियों के। उन्होंने काफी उनके साहित्य पे शोध वगैरह भी कराया, तो उनके डिटेल में ना जा करके मैं आपको ये बताना चाहूंगी और ये स्मरण दिलाना चाहूंगी सबसे पहले कि वुमेन एम्पावरमेंट शब्द वास्तव में हमारी संस्कृति में कभी रहा नहीं। ये हमें याद रखना होगा कि नारी सशक्तिकरण ये तो पश्चिम की देन है। हमारी संस्कृति में हमेशा से स्त्री और पुरुष को बराबर माना गया, एक ही सिक्के के 2 पहलू, और इसलिए ये शब्द पश्चिम की देन है, मूलतः अमेरिका और दूसरे देशों से आया, क्योंकि इन देशों में स्त्री और पुरुष में बहुत असमानता रही और जितने भी कानून बना दिए गए हों वो स्थिति अभी भी है। डंडे के जोर पर आप सबों से बात मनवा लेते हैं, ये ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ बहुत समानता है, यहाँ नहीं है। जबकि भारत में हम उल्टी तरफ लौटे हैं। हमारे यहाँ समानता थी, हमने उसको असमानता में बदल दिया और अब हम उसके लिए कानून बना रहे हैं। नारी सशक्तिकरण पर जैसे हम व्याख्यान दे रहे हैं और हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक दुखद स्थिति है।
अब जनजातियों पर आए तो मैं आपको बताऊंगी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये जो तमाम देश हैं, इन देशों में जनजातियों की जो स्थिति है, मैं आपको उसी पर मेरा आलेख है। तो जब आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप भारत में हैं और आपके लिए तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि यहाँ जनजातियां जो हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी, अमेरिका में भी, इवन ब्रिटेन में, तो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बारे में तो मुझे पूरी जानकारी है, वो रिजर्व्स में रहती हैं। रिजर्व्स का मतलब जैसे यहाँ है सैन कार्लोस रिजर्वेशन, वो क्या है? उन रिजर्वेशंस का मतलब है कि उनको एक खास जगह दे दी गई है, तुम यहाँ पर रहो। तो आम लोगों के बीच में वो नहीं रहते। ये जो यहाँ की अमेरिका की जो जैसे हम यहाँ रहते हैं, सारे लोग हैं, आप बहुत ज्यादा सुनते होंगे ब्लैक लाइव्स मैटर, अश्वेत, नहीं, उन सब में से किसी के लिए वो समस्या नहीं है जो जनजातियों के लिए है। क्योंकि कोलंबस जब अमेरिका पहुंचा, निकला तो भारत की खोज में था, भारत का सौभाग्य रहा वो नहीं पहुंचा, तो यहाँ की जो जनजातियां थी उन्होंने उसका बड़े प्रेम से आतिथ्य किया। उसकी स्मृति में आज भी थैंक्स गिविंग डे मनाया जाता है और उस दिन उन जनजातियों ने जो भोजन कोलंबस को परोसा था, टर्की और शकरकंद के व्यंजन, वो सब आज भी खाए जाते हैं। लेकिन आज उसका अर्थ भिन्न है और यहाँ की तो बाजारवादी जो संस्कृति है उसने उसका पूरा स्वरूप बदल दिया है। लेकिन मूल कथा ये है कि उन लोगों ने बड़े प्रेम से उसे अतिथि मानकर अपना उसका आतिथ्य किया था। एक आंकड़ा मैं आपको दूंगी, ये जानना प्रासंगिक होगा कि 1492 में कोलंबस के अमेरिका आगमन से पूर्व अमेरिका में जनजातियों की संख्या 6 करोड़ थी। उनकी 90% आबादी अब खत्म हो चुकी है। 2021 की जनगणना के अनुसार अमेरिका की कुल आबादी का मात्र 2%, सिर्फ 2% अब जनजातियां हैं। और अमेरिका में जनजातियां कितनी हैं? 874 जनजातियां हैं जिनको अमेरिका की सरकार का संरक्षण प्राप्त है, मतलब जिन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है। 200 जनजातियां और हैं जिन्हें अमेरिका की सरकार रिकॉग्नाइज नहीं करती, उन्हें किसी तरह की सुविधा, कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। अब इसके पीछे की अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें, इतिहास क्या है, तो अमेरिका का इतिहास बहुत ही रक्त रंजित और युद्ध से भरा रहा है। यहाँ पर मूलतः तो जनजातियों का ही राज्य था और उन्होंने अपनी जगह और जमीन छोड़ने के लिए से पहले लंबा संघर्ष किया। और जिन्हें इस संघर्ष को जानने में थोड़ी ज्यादा रुचि हो तो मैं उन्हें बता दूं कि 1988 में माइकल ब्लैक ने एक उपन्यास लिखा, डांसिंग विद वुल्व्स। उस उपन्यास पर एक फिल्म बनी है उसी नाम से, डांसिंग विद वुल्व्स, 1990 में YouTube पर उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि जनजातियों को कैसे उनकी जगह और जमीन से बेदखल किया गया। बस फर्क इतना ही है कि उपन्यास में उन्होंने किसी और जनजाति का नाम दिया है, इन्होंने उसमें उसको बदल के लकोटा कर दिया है। वो शायद वास्तव में जहां तक मुझे लगता है कि चेरोकी जनजाति या किसी के बारे में है। तो मैं आपको कहूंगी कि अच्छा हो कि आप अपना थोड़ा समय निकाल कर उसे देखें, तो आपको खुशी होगी कि आप भारत में रहते हैं, खासकर जो जनजातियां हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि जनजातियों ने अपने प्रभुत्व के लिए लंबा युद्ध किया और उनसे भी युद्ध किया जिन्होंने अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाया, यानी जो कोलंबस के बाद जो फ्रेंच और जो ब्रिटिश और जो सब यहाँ आए। तो 1830 में अमेरिका के राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन ने इंडियन रिमूवल एक्ट पे हस्ताक्षर किए। यहाँ पर इंडियन का मतलब नेटिव अमेरिकन होता है, इसलिए हम अपने को एशियन कहते हैं। हम जब कोई फॉर्म भरना होता है तो हम अमेरिकन इंडियन से गलतफहमी होती है। तो इंडियन रिमूवल एक्ट के हिसाब से मूलतः क्योंकि चेरोकी जनजाति ने ही सबसे ज्यादा विद्रोह किया था
तो उनको रिजर्व्स में जाने को मतलब जबरन उनको उन जगहों पे भेजा गया। और वैसे ही तमाम जनजातियों को क्षेत्र दिए गए कि आप यहाँ रहेंगे, अपनी खेती बाड़ी करेंगे, अपना घर बनाएंगे, आप इन क्षेत्रों से बाहर नहीं आ सकते, और अगर आप बाहर आते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। तो वो हारे। जाहिर है जनजातियों के पास कोई बंदूकें नहीं थी, तोप नहीं थे, तो वो हार गए और उन्हें कानून मानना पड़ा। अब अमेरिका का ये इतिहास ट्रेल ऑफ टीयर्स के नाम से स्कूली किताबों में है, लेकिन बस उतना ही जो जितना बड़ा यहाँ का जनजातियों का इतिहास है वो सब कुछ वास्तव में यहाँ के आम आदमी को जानकारी भी नहीं है। वास्तव में मुझे भी जानकारी उतनी नहीं थी, लेकिन ऐसा हुआ कि हम कुछ इंडियन स्कूलों से जुड़ गए हैं और इस नाते जैसे वो स्कूल के बच्चे हमें, आप देख सकते हैं, ये कार्ड वगैरह भेजते हैं, हम कुछ वहाँ अनुदान वगैरह भेजते हैं। तो कई ऐसे स्कूल हैं, लकोटा और हाना, बहुत सारी जनजातियां हैं, सवन्ना। तो और आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में दुनिया भर की जनजातियों के मूल उद्देश्य एक ही हैं। वही सोच है, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ उनका जीवन है और ये अपने सहज विश्वासों और मूल्यों के साथ अपना जीवन यापन करती हैं। मैं एक उदाहरण दे सकती हूँ। मैं टेक्सास राज्य में रहती हूँ। ये पहले मेक्सिको का हिस्सा था। 1836 में जब टेक्सिको ने मेक्सिको से अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई जीती, तब कोमांचे, उस समय एक जनजाति थी, उसका नाम है कोमांचे, उसका पूर्ण नियंत्रण था टेक्सास पर। लेकिन कोमांचे का भी वही हुआ, क्योंकि उन्होंने लड़ाई की। वो आज अमेरिका के द्वारा की जो सरकार है उसके द्वारा वो रिकॉग्नाइज नहीं है, उसको कोई आरक्षण, कोई सुविधा नहीं मिलती। लेकिन उसी कोमांची जनजाति का प्रिय फूल ब्लू बॉनेट टेक्सास का स्टेट फ्लावर है, और उससे जुड़ी जो दंत कथा है वो भी आप YouTube पर सुन सकते हैं, द लेजेंड ऑफ ब्लू बॉनेट। और इस कथा को सुन करके आपको ये अनुभव होगा कि वास्तव में दुनिया भर में जो जनजातियां हैं उनकी मूल सोच वही त्याग, प्रकृति के साथ जीवन जीने और सहज सरल विश्वासों से भरा उनका जीवन है। सब वो वही है। उन अमेरिकी जनजातियों में स्त्री का स्थान बहुत ऊंचा है, क्योंकि यहाँ भी जनजातियों में ये मानते हैं कि उनका, यहाँ पर जनजातियों का जो आरंभ है वो एक स्त्री से हुआ है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ की लोक कथाओं में मदर अर्थ की कहानी मिलती है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, उसी तरह यहाँ इनकी कहानियों में आपको मदर अर्थ की कहानी मिलेगी। अमेरिका के थॉमस रेफ, अब मैं आपको बताऊंगी यहाँ की कुछ खास महिलाओं के बारे में जो उन जनजातियों से आती थी, लेकिन उन्होंने अमेरिका की सरकार के साथ सहयोग भी किया, और जिन्होंने सहयोग किया वे प्रतिष्ठित भी हैं यहाँ। जैसे कि चेरोकी जनजाति की महिला थी नान्ये ही, उसने चेरोकी जनजाति का नेतृत्व किया था और उसने अमेरिकी गणराज्य और चेरोकी जनजाति के बीच सुलह कराई। बहुत लंबे तक उन्होंने समय तक विद्रोह किया, युद्ध किया, और मैंने आपको बताया कि वो तो हारना ही था, क्योंकि वो अपने तीर कमानों से लड़ते थे। और वास्तव में उनके लिए ही इंडियन एक्ट की स्थापना भी की गई। तो 1781 में संधि सम्मेलन हुआ, जिसमें नान्ये ही ने घोषणा की कि हमने शांति के लिए आवाज उठाई थी और हम हमेशा के लिए शांति चाहते हैं। तो वहां पर वो युद्ध खत्म हुआ, लेकिन चेरोकी संरक्षित जनजाति में आज भी नहीं है। उसी तरह ल्यूजियाना राज्य, उसको अमेरिका ने खरीद लिया यूरोप से, इस उद्देश्य से कि तब थॉमस जेफरसन यहाँ के राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने अगस्त 1803 में लुइस और क्लार्क के अभियान को स्वीकृति दी, जिसे लुइस क्लार्क एक्सपेडिशन के नाम से जाना जाता है। वो अमेरिकी सेना और कुछ सामान्य नागरिकों का दल था, जो कि ल्यूजियाना राज्य की सीमा और उसकी अपनी उपस्थिति भी जतानी है कि अब अमेरिका का राज्य है, राष्ट्र गणतंत्र है। उन्होंने उस क्षेत्र का भ्रमण किया। तो उस अभियान में 16 वर्ष की जनजातीय किशोरी साकागाविया भी थी। उसको वहां की भाषा आती थी, उसे उधर के रास्ते मालूम थे,
उसने उन लोगों को की सहायता की स्थानीय भाषा को समझने में और लोगों से मिलवाने में। अंततः तो फिर उनके साथ भी वही हुआ कि वो रिजर्व्स में गए, लेकिन साकागाविया का नाम अमेरिकी सरकार ने काफी उसको महत्व दिया, उसके नाम को आदर से लिया जाता है और उसकी स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया गया है साकागाविया के लिए। अपाचे जनजाति की महिला थी योद्धा लोजेन, जिसने अपनी जनजाति की तरफ से युद्ध किया अमेरिका की सरकार से। हुआ ये कि इन्हें कहा गया था कि आप सैन कार्लोस रिजर्वेशन में रहें। तो एक दल था जिसने विद्रोह किया, अपाचे जनजाति का एक दल था जिसका नेता था विक्टोरिया, उसी की छोटी बहन थी लोजेन, और ये लोग वहां से भाग निकले तो छुपते रहे, छुपाते रहे, लड़ते रहे। लंबे समय तक ये युद्ध चला, क्योंकि 1877 में वो निकले थे और 1880 में विक्टोरिया की मृत्यु हो गई। तो 1886 में क्योंकि लोजेन थोड़ी अकेली पड़ गई थी और वो एक गर्भवती महिला को उसको मतलब बच्चा होना था, तो उसकी सहायता करने के लिए पीछे रुक गई थी और उसका दल युद्ध में हार गया। तो लोजेन और उसके साथी ने जाके आत्मसमर्पण किया अमेरिका सरकार के सामने कि हम युद्ध नहीं करेंगे। उन्हें बंदी बना लिया गया और लोजेन की मृत्यु फ्लोरिडा के, पहले तो उसे फ्लोरिडा भेजा गया, बाद में अलाबामा की जेल में उसकी टीबी से मृत्यु हो गई। आज भी अपाचे जनजाति बहुत आदर से लोजेन को याद करती है। उसी तरह नेवादा राज्य की पायुत जनजाति की सारा विनिमिक्का पहली जनजातीय लेखिका है जिसने कॉपीराइट लिया और अंग्रेजी में किताब लिखी। लाइफ अमंग द पायुत्स, द रॉन्ग्स एंड क्लेम्स मात्र पायुत जनजाति से जुड़े कथात्मक संस्मरणों की कथा नहीं है, बल्कि उनके यूरोपियन अमेरिकनों से 40 वर्षों के संपर्क, संवाद और उससे जुड़े परिवर्तनों की कथा है। सारा विनिमिक्का ने पूरे जीवन जनजातियों के उत्थान के लिए वकालत करती रही। अमेरिका की सरकार ने ऑन पेपर्स कुछ नियम भी बनाए जिनका कभी पालन नहीं हुआ। इसी तरह सुजान ला फ्लेश का उल्लेख पहली अमेरिकन डॉक्टर के रूप में होता है। वो बचपन में जब छोटी थी, वो बीमार थी, एक गोरे डॉक्टर ने मना कर दिया कि हम इसका इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि वो भावना बहुत ज्यादा थी कि जैसे अनटचेबल हैं, उन्हें किनारे कर दिया गया था। तो उसने ठान ली कि वो चिकित्सा की पढ़ाई करेगी। वो डॉक्टर बनी और उसने बहुत काम किए और उसे कई अवार्ड भी मिले समाज सेवा के क्षेत्र में। उसी तरह एलिजा बर्टन है जिन्हें पहली महिला वकील होने का गौरव प्राप्त है, जिसने सुप्रीम कोर्ट में किसी केस की वकालत की थी। इसी तरह चेरोकी जनजाति की विल्मा मैनकिलर हैं जिन्हें पहली महिला प्रोफेसर होने का गौरव प्राप्त है। तो ये मानना होगा कि भारत की तुलना में अमेरिका में जनजातियों और जनजाति की महिलाओं का संघर्ष बहुत ज्यादा भिन्न और बहुत बड़ा है। अभी भी उनमें से शिक्षा का प्रसार, क्योंकि ये जो ईसाई मिशनरीज हैं उन क्षेत्रों में जाकर शिक्षा का प्रसार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ हैं जो कि आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यूं ही अब वो 2% रह गए हैं। तो आप देखेंगे कि जीवन के हर क्षेत्र में किसी न किसी नेटिव अमेरिकन महिला की उपस्थिति है। सबसे अधिक लेखन में उनकी पहचान बनी है। दूसरे क्षेत्र भी अछूते नहीं है। अभिनय के क्षेत्र में आयरिन बेडार्ड, जूलिया जोन्स, किम्बर्ली गुएरो, एलेक्स राइस, खेल में टेनिस स्टार डॉन केली एलन, जूडो ब्लैक बेल्ट होल्डर करेन मैके आदि हैं। नवंबर 2017 में स्टेम के फील्ड में, विज्ञान के क्षेत्र में नेटिव महिलाओं के योगदान पर एक पठनीय रिपोर्ट आई थी। वो भी, उसका भी लिंक आपको मिलेगा। तो विज्ञान के क्षेत्र में काफी सक्रिय भागीदारी अब वो कर रही हैं जनजाति महिलाएं, लेकिन वो न अपने रीति रिवाजों संस्कारों को भूली हैं, न अपने भोजन को भूली हैं, न अपनी भाषा को भूली हैं। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है कि वे आगे बढ़ रही हैं और इसके साथ ही वो अपनी संस्कृति के प्रति भी उतनी ही सचेत हैं, चेतन हैं। और मैं समझती हूँ कि
काफी समय लिया मैंने आपका, लेकिन ये जानकारी शायद आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अभी तक हम हमेशा, जब तक मैं रांची में थी, भारत में थी, तो हर समय मैंने ये शिकायतें सुनी कि जनजातियों के साथ ये दुर्व्यवहार होता है, यहाँ पर ये होता है। उस समय तक मुझे ऐसी कोई समझ भी नहीं थी, ना जानकारी थी। अमेरिका आने के बाद ही मैंने इन चीजों को जाना है, और मैंने अपने भारत की तो कहानियां बहुत लिखी, और अमेरिका में भी प्रवासी भारतीयों की कहानियां लिख रही हूँ कि मैं आपको वो वातायन दे सकूं कि आप इस तरफ झांक सकें। लेकिन अब मेरी इच्छा है, अश्वेत पर भी मैंने कहानी लिखी है, लेकिन अब मैं चाहूंगी कि मैं इन जनजातियों पर थोड़ा और शोध करूं, क्योंकि मुझे अभी तक मैं किसी से भी सीधे संपर्क में नहीं हूं। मैंने आपको बताया ना कि उन्हें स्पेशल खास क्षेत्रों में रहना पड़ता है, आम लोगों के साथ उनका कोई संपर्क ही नहीं होता जब तक कि वो विश्वविद्यालयों में या कहीं अध्ययन के लिए ना आए, या कि कहीं भी इस तरह से ना जुड़े कि आपको पता चले कि ये किसी विशेष जनजाति से हैं। वो आम लोगों के बीच रहते नहीं। लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं इन लोगों के बारे में जानूं, और कहानियों के माध्यम से, या क्योंकि वही मेरा माध्यम है, मैं लिखती हूँ। आलेख वगैरह तो शायद उतने लोगों तक नहीं पहुंचता जितनी मेरी कहानियां पहुंचती हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस विषय पर लिखूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपका वक्तव्य अत्यंत सारगर्भित और प्रासंगिक है, और सबसे बड़ी बात तो आप अभी रात के 2 बजे हमारे लिए जगे हुए हैं, और इस समय आपने हमें कृतार्थ किया है, अनुग्रहित किया है। इसके लिए तो महाविद्यालय परिवार सदैव आपका आभारी रहेगा ही। और आप अमेरिका में रह करके और विज्ञान की विदुषी हो करके हिंदी के प्रति आपका जो प्रेम है, मैं जानता हूं कि आपको पारिवारिक माहौल भी मिला है, फिर भी अभी मुझे भारतेंदु की एक पंक्ति याद आ रही है, मैं वो पढ़ता हूँ, आपको निवेदित करता हूँ। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न यो को सुल। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। और समय का अभाव है, अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, और कार्यक्रम का जो मुख्य पड़ाव पर है, और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अर्जुन मुंडा सर, माननीय केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय, सर को बड़े आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक सादर आमंत्रित करता हूं कि सर आए और हमें आशीर्वचन दे। आपका सहयोग और सत्प्रेरणा महाविद्यालय परिवार को सदैव मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा, ऐसी अपेक्षा है। सर सादर आमंत्रित है। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर 3 दिवसीय अंतर विषयी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक यानी आज तक यह संपन्न हो रहा है, और इस आयोजन को एबीएम कॉलेज जमशेदपुर के माध्यम से किया जा रहा है। मैं सबसे पहले तो एबीएम कॉलेज के प्राचार्य सह आयोजन सचिव डॉक्टर मुंदिता चंद्रा जी को हार्दिक आभार देना चाहता हूं कि इस समापन सत्र में मुझे भी जुड़ने का अवसर दिया। इस अवसर पर मैंने सुना भी, और बहुत सारे ऐसे विद्वत जन इस समय जुड़े हुए हैं। जैसे भी हम सब ने सुना डॉक्टर इला प्रसाद जी जो अमेरिका में रात 1:45 बज रहे हैं, 2 से भी अधिक हो गए हैं, और हमारे कोल्हान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और प्रोफेसर गंगाधर पांडा जी हैं, मध्य प्रदेश से डॉक्टर ज्योति ढोले जी हैं, दिल्ली से डॉक्टर प्रेम प्रकाश शर्मा जी हैं, और
यूनिवर्सिटी के, डिफरेंट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरगण हैं, सभी सुधीजन, बुद्धिजन और विद्वतजन, और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे विश्वविद्यालय के ऐसे शोधार्थी भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। तो मैं सबसे पहले तो इस आयोजन के लिए जब हम देख रहे हैं इस समय पूरा दुनिया एक तरीके से वैश्विक महामारी के चपेट में जूझ रहा है, और इसी कड़ी में यदि हम ये कहें कि नेटवर्किंग के माध्यम से इस आज के दिन में जिसे इंटरनेट युग के रूप में, इसके माध्यम से एबीएम कॉलेज को वैश्विक आंगन बनाने का काम इस आयोजन के माध्यम से हुआ है। तो वास्तव में बहुत गंभीर बहुत विषय पर, और इसमें तो अंतर विषय रखा ही गया है कि सभी विषयों पर, लेकिन मूल रूप से जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय महिलाएं और आज के संदर्भ में महिलाओं की भूमिका। वैसे तो भारत में संपूर्णता यदि देखा जाए तो ये माना गया है कि महिलाओं के योगदान के बिना तो कोई चीज संपूर्ण नहीं होता है, लेकिन इसके बाद भी वैश्विक दृष्टि से और अपने राष्ट्रीय दृष्टि से यदि देखें तो बहुत सारी ऐसे कमियां हम महसूस करते रहे हैं, जिसके लिए इस बात पर हम बोल देते हैं कि कैसे हम समानुपातिक ढंग से समान अवसर को उपलब्ध कराते हुए सबके लिए एक व्यवस्थित ढांचा खड़ा करें, और जो आकांक्षा प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार, चाहे वो नारी शक्ति हो या कोई भी समाज हो, वो कैसे अपने आप को उस तरीके से जुड़ कर देखे कि वास्तविक रूप से उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वो अपने आप को संबल बनाने में सक्षम हो रहा है। तो बहुत सारे उदाहरण भी आए कि भारत के परिप्रेक्ष्य में जनजातीय क्षेत्र में जिस तरीके से महिलाओं का योगदान हो रहा है, सक्रियता बढ़ रही है, लेकिन आज भी हम इस बात को महसूस करते हैं कि हम उस बड़े पैमाने पर जिसे कहा जाए कि समान रूप से अवसर देने में हम सफल नहीं हो पाए हैं, और उस सफलता के परिप्रेक्ष्य में जो हमारी भूमिका आने वाले दिनों में होने चाहिए, जब हम ऐसे चर्चा करते हैं तो उसे बल मिलता है। अभी हमने सुना डॉक्टर इला प्रसाद जी को, जिन्होंने मैं समझता हूँ कि अमेरिका में वो इस समय है, तो अमेरिका के बारे में भी और ऑस्ट्रेलिया या लैटिन अमेरिका जो कंट्रीज हैं या अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उसके जो एथनिक जिसे हम कहते हैं, जो एथनिक कैरेक्टर को लेकर चलने वाला समाज है, जो अपने आप को छोड़ता नहीं है। कुछ लोग अपने सांस्कृतिक विरासत को छोड़कर भी जी लेते हैं, खुश भी रहते हैं, लेकिन कई बार भूल जाते हैं कि वो उसकी ओरिजिन किस तरीके से उन्हें आगे लेकर के आया। तो जनजातीय समाज का जो बेसिक कैरेक्टर है वो यही है कि वो प्रोफेशनल तरीके से चीजों को नहीं देखता, वो चारित्रिक दृष्टि से देखता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, कैरेक्टर के वैल्यूज को वो ऑन करता है, और जहाँ कहीं भी रहता है तो इस बात को लोगों के भी ध्यान में आता है और वो इसे बहुत ढंग से अनुपालन करता है। तो इसी दृष्टि से एक अपने आप को सीमाओं में रख करके सोचने की एक प्रक्रिया रही है, जिसको हम
सहज सरलता के मापदंड से मूल्यांकन करते हैं। सहज सरलता के मापदंड से मूल्यांकन करके इस बात को कहने पर बल देते हैं कि यह समाज है जो अपने आप में अपने सांस्कृतिक विरासत और संस्कृति और परंपरा और सहज सरल जीवन जीने के धनी हैं, लेकिन वो अपने आप को एक जिसे कहा जाए कि सुनिश्चित कर लेता है कि यही हमारी जीवन है जहां हमें खुश रहना है और जो चीजें हमारे पास उपलब्ध है वो हमारे लिए पर्याप्त है। तो एक संतोषी जीवन के साथ जी करके है आज के दिन में, या यदि हम संघर्षों के पृष्ठभूमि को देखें तो उसमें भी बहुत सारी बातें इस तरीके से उभर करके आती है और आती रहती है। क्योंकि मानव जीवन चाहे वो एथनिक हो या एथनिक से ऊपर उठ करके, वास्तविक रूप से जब मनुष्य की यात्रा प्रारंभ हुई तो सभी एथनिक थे, लेकिन कुछ लोगों ने छोड़ दिया, कुछ लोगों ने नहीं छोड़ा, और नहीं छोड़ने वाले को हम पीछे हैं ऐसा करके सोचते हैं, ऐसा हमारी मान्यता है। लेकिन वो कितना पीछे है इसका आकलन अगर इस रूप में देखें तो तभी हमें ध्यान में आएगा जब हम इस चिंता में डूबे हुए हैं कि प्रकृति लगातार संतुलन बदल रहा है, संतुलन बिगड़ रहा है, पर उस संतुलन बिगाड़ने में इस समाज का कोई योगदान नहीं है। इस समाज का हमेशा योगदान रहा है कि संतुलन कैसे बना रहे, और संतुलन के परिप्रेक्ष्य में ही यदि महिलाओं के भूमिका को जनजातीय समाज में देखें तो एक बड़ा स्वरूप दिखाई देता है। संतुलन के दृष्टि से यदि हम जनजातीय समाज को देखें तो हमें यह दिखाई देता है कि वो किस तरीके से चीजों को देखता है और उसकी दृष्टि क्या है, और सहचर भूमिका के साथ हमेशा कार्य करता है, सहचर भूमिका के साथ हमेशा काम करता है, और जो सांस्कृतिक स्पंदन है वो हमेशा बना रहता है। जो सांस्कृतिक स्पंदन है वो उसकी बड़ी ताकत और बड़ी पूंजी के रूप में दिखती है। तो इन बातों को देख करके, इन चीजों को देख करके, जिसे हम कहते हैं कि यदि हम अन्य समुदायों के साथ उसके तुलनात्मक अध्ययन करें तो हमें यह दिखाई देता है कि जब कोई प्रोफेशन के साथ जुड़ जाता है तो अपने आप को बदल देता है, लेकिन ये प्रोफेशन के साथ जुड़ने के बावजूद भी अपने कैरेक्टर को बदलने नहीं देता, इसलिए उसके एथनिक परंपराएं बनी रहती है या बना के रखना चाहता है, उसके लिए संघर्ष करता है। और इसलिए हम पूरे दुनिया भर में आज लगभग अगर एथनिक ग्रुप की बात करें, जनजातीय समुदाय की बात करें, जो अपने कैरेक्टर को, मैं रिलीजियसली नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कैरेक्टर के दृष्टि से यदि हम देखें तो लगभग 41 करोड़ लोग इस समय पूरे वैश्विक क्षेत्र में, पूरे दुनिया में रह रहे हैं। तो ग्लोबली उसकी आबादी लगभग 41 करोड़ है। तो इन आबादी को अगर हम तुलनात्मक तरीके से देखें भारत को, तो भारत में कुल मिलाकर के स्थिति अच्छी है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होने की कल्पना हमने आजादी के दिनों में देखा था कि भारत के परिप्रेक्ष्य में हर व्यक्ति का योगदान डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक मूल्यों में कैसे होना चाहिए। तो लोकतांत्रिक मूल्यों में यदि हम उन मापदंडों के साथ देखें तो हमें बहुत कार्य करना बाकी है। और इसी दृष्टि से जब हम यूनिवर्सिटी वगैरह में चर्चा करते हैं और इस तरह की चीजों की खोज और शोध करते हैं तो हमें यह ध्यान में आता है कि हमें आने वाले दिनों के उन बातों को, एक तरफ वैश्विक चुनौतियों के दृष्टि से पिछड़ते हुए समाज के लिए क्या भूमिका होना चाहिए और कैसे हम आगे लेके जा सकते हैं, और एज ए ह्यूमन राइट्स, मानवीय अधिकार, मानव अधिकार के दृष्टि से यदि हम देखें तो हम उन्हें सरल कह करके उन्हें एक तरीके से जिस ढंग से कहा लोगों ने, जैसे इला प्रसाद जी ने कहा कि अमेरिका में वो नेटिव इंडियंस आज के दिन में कहते हैं, और वास्तविक रूप से खून की नदियां इतनी बही तो उसको रेड इंडियंस कहते हैं, क्योंकि
आपने सुना अभी कि लगभग 5 करोड़ उसकी आबादी है, और आज वो एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के नाम पर वो प्रिजर्वेशन के दृष्टि से रखे जा रहे हैं। तो प्रिजर्व किस वस्तु को रखा जाता है, इसका अंदाजा स्वतः एक विद्वत समाज रख सकता है कि प्रिजर्व उसी वस्तु को रखा जाता है जो खराब ना हो और जो जिसमें खराब होने की गुंजाइश ज्यादा है, यानी समाप्त होने की गुंजाइश, उसके वो एक तरीके से ऑब्सोलेट होने की स्थिति में आ रहा है। तो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, यानी उसको कैद में रख रहे हैं, उसको एक बाउंड्री के अंदर रखने की कोशिश हो रही है। ये जो एक दृष्टि है, ये दृष्टि हमें इस बात के लिए संकेत देती है कि भारत जैसे देश में हमें किस तरीके से अपनी भूमिका सभी समुदायों को मिलकर के करना चाहिए, जिससे भारतीय समाज की जो सांस्कृतिक विरासत है, वो जो सम्मिश्रित स्वाद है, वो हमेशा प्रतिबिंब होता हुआ दिखाई दे, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने लोकतांत्रिक मूल्यों की अवधारणा को सुनिश्चित किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह की चर्चा के माध्यम से हम आने वाले दिनों में लगातार जुड़े रहेंगे, और एबीएम कॉलेज ने बहुत अच्छा अंतर्विषयीय चर्चा प्रारंभ किया है। बोलान यूनिवर्सिटी इन सारे चीजों को लगातार इनकरेज कर रहा है, क्योंकि चर्चा से ही हम दुनिया को समझने का प्रयत्न करते हैं, और समझने के जब हम समझते हैं तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने में हमें कंजूसी नहीं करना चाहिए, और आगे बढ़ने से ही आदमी मंजिल, हो सकता है कि मंजिल पाने में आप भटक जाएं, लेकिन कदम बढ़ाने से भटकते हुए भी कहीं ना कहीं आप पहुंच पाएंगे, उसमें मंजिल पाने की संभावना बनी रहती है। लेकिन अगर खड़े रहें तो हम वहीं खड़ा रहेंगे और वहीं सोचते रह जाएंगे और समय व्यतीत हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज यदि हम लोग सफल हुए हैं या फिर ये संगोष्ठी की सार्थकता सिद्ध हुई है, तो इसमें आपका योगदान अद्वितीय है सर। बहुत ही अहम योगदान है आपका, प्रारंभ से लेकर के अंत तक, विषय चयन से लेकर के जो भी हम लोग कर पाए हैं, आपकी सत्प्रेरणा और सहयोग हमेशा मिलता रहा है। और आपकी जो सोच है, आपकी जो दृष्टिकोण है, और आप जिस एक एम्बिशन के तहत आगे बढ़ रहे हैं, वो बहुत ही हमारे लिए अनुकरणीय है और अद्वितीय है। एक बहुत ही पुरानी पंक्ति है दुष्यंत कुमार की, जो कि बहुत बार पढ़ा गया है, बहुत बार सुना भी गया है, फिर भी मैं निवेदित कर रहा हूँ सर। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। आपके लिए सादर से निवेदित। कार्यक्रम को समाप्ति की ओर है और काफी समय हो चुका है। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन हेतु हमारे महाविद्यालय के कुल सचिव नहीं सर से नहीं जी सर, हम लोग सर से जी सर, एक निवेदन है आपसे कि जैसा कि ये पूर्व नियोजित है कि जो सर्वश्रेष्ठ 5 आलेखों का चयन किया गया है, वो उसका उद्घोषणा भी आप ही के मुखारबिंद से होना है सर। तो सर आपसे निवेदन है कि आप वो 5 उत्कृष्ट शोधालुओं की घोषणा भी कर दें सर। सादर सर, हम लोग बेहद बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सभी प्रतिभागियों का। मैं खुद इंतजार कर रहा हूँ। हम दे चुके हैं। प्रतिभागियों में काफी उत्सुकता देखी जा रही है कि किसका नाम पुकारा जाएगा, किसका आलेख चयन हुआ है।
काफी असमंजस स्थिति जिनका भी नाम पुकारा जाएगा उनको मेरी तरफ से आयोजन समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनका नाम नहीं लिया जाएगा उसको भी भविष्य के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी मैं अग्रिम प्रेषित कर दे रहा हूं। सर्वश्रेष्ठ आलेख के लिए दलित साहित्य में दलित महिला साहित्यकारों का योगदान के संबंध में जो लेख लिखे हैं रश्मि सिंह नंबर 1। रश्मि सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद। सेकंड है शिल्पी सुमन साहू, अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के का समाज में योगदान। तीसरा है श्रीमती मीरा मुंडा, मन के हारे हार मन के जीते जीत, तीजन बाई के संदर्भ में। चौथा है श्रीमती आशा रानी पटनायक, बस्तर का अलिखित लोक महाकाव्य, जो जगार बस्तर के हलवा और भतरा जनजातियों के संदर्भ में है। अरुणा कुमारी, पांचवा अरुणा कुमारी, आदिवासी महिलाएं सशक्तिकरण की मिसाल संदर्भ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रश्मि सिंह, शिल्पी सुमन साहू, मीरा मुंडा, आशा रानी पटनायक और अरुणा कुमारी, सभी आलेखकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं तो देखिए धन्यवाद ज्ञापन हेतु कोल्हान विश्वविद्यालय के आदरणीय कुल सचिव प्रोफेसर जयंत शेखर सर को सादर आमंत्रित करता हूं कि सर आएं और धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। कुल सचिव महोदय। नमस्कार, जोहार। पद्मश्री श्रीमती तीजन बाई, पद्मश्री जमुना टुड्डू व वंदना टेटे के जन्मस्थली राज्य से मैं आप सभी को सतत नमन करता हूं व आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अंतर्विषयी सम्मेलन के आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार व भूतपूर्व मुख्यमंत्री झारखंड राज्य श्री अर्जुन मुंडा जी, सर आपने उपस्थित होकर हम सबको मार्गदर्शित किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुख्य अतिथि के रूप में आपको पाकर बड़े ही हर्ष का अनुभव हो रहा है सर। आपके संभाषण से व आपके प्रयास से झारखंड राज्य के साथ साथ पूरा भारतवर्ष लाभान्वित होता रहा है और आगे भी लाभान्वित होगा। अनुसूचित जाति जनजाति समाज के उत्थान के लिए आपने बहुत सारे कार्य किए हैं। मैं उसमें से कुछ कार्यों को यहाँ पे उल्लेखित करूंगा, जिसमें मुख्यतः 452 एकल एकलव्य स्कूल खोलने का निर्देश, जिसमें प्रत्येक में 480 विद्यार्थीगण, जिसमें 240 छात्र प्लस 240 छात्राएं होंगी और जिनकी कक्षा 1 से पीजी तक की पढ़ाई निःशुल्क कराई जाएगी। सर इस योगदान के लिए और इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण छात्रों को पायलट प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम को आपने प्रारंभ किया था और आज बहुत से युवा उस कार्यक्रम से लाभान्वित होकर हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदर्श ग्राम योजना, जिसमें विशेषतः सुविधा विहीन गांवों को सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी
और गांव में कम्युनिटी फॉरेस्ट को बढ़ावा देने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज के संभाषण में आपने जैसे बताया कि समाज को संतुलित रखने में अनुसूचित जाति जनजाति का बहुत बड़ा योगदान है और उसे हमें प्राथमिकता देनी है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी आपका आभार व्यक्त करते हैं। आज के कार्यक्रम की मुख्य बीज वक्ता प्रोफेसर इला प्रसाद जी, यूनिवर्सिटी पार्क लोन स्टार कॉलेज सिस्टम अमेरिका। मैडम, आप हम सबके साथ जुड़ी और आपने हम सबको याद दिलाया कि भारतवर्ष में हमेशा से नारी समाज को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और नारी सशक्तिकरण हमेशा से, जब भी भारतवर्ष में कोई संकट आता है तो हम लोग नारी की शरण में ही जाते हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण जब भगवान राम को रावण को मारना था और वो मारने का सिलसिला प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था, तो भगवान सभी लोग जो देवी देवता हैं प्रकट हुए और उन्हें मार्गदर्शित किया कि आप माँ दुर्गा का प्रार्थना करें, उनसे आशीर्वाद लें और फिर आप युद्ध स्थल में जाएं। और उन्होंने वैसा ही किया और उनको सफलता हाथ लगी। मैडम, आपने हम सबको ये पुनः याद दिलाया कि भारत में हमेशा से नारी का स्थान सर्वोच्च रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। संपादकीय संबोधन के लिए डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी, जो संपादक शोध धारा के हैं, सर आपने उपस्थित होकर हम सबको मार्गदर्शित किया और आपने अपने शोध धारा में हमारे छात्रों को, हमारे शिक्षकों के कुछ पत्रों को प्रकाशित करने का आश्वासन दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रतिभागी मंतव्य के लिए डॉक्टर ज्योति ढोले मध्य प्रदेश से और श्रीमती आशा रानी पटनायक छत्तीसगढ़ से आप लोग उपस्थित हुए और आप लोगों ने अपना मंतव्य दिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथम तकनीकी सत्र में जुड़ी सत्र अध्यक्षा शैल्य अग्रवाल जी और डॉक्टर अर्पणा संत सिंह विशेषज्ञ समिति सदस्य व प्रोफेसर विष्णु प्रिया और प्रोफेसर नवनीत कुमार सिंह, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। द्वितीय तकनीकी सत्र में जुड़े सत्र अध्यक्ष प्रोफेसर चुंकी भुटिया जी, विशेषज्ञ समिति सदस्य डॉक्टर जूही संपिता जी, प्रोफेसर राजेंद्र भारती जी, लक्ष्मी कुमारी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तृतीय तकनीकी सत्र में जुड़ी सत्र अध्यक्ष प्रोफेसर मुरजिम लोई जी, विशेषज्ञ समिति सदस्य डॉक्टर तपेश्वर पांडे जी, डॉक्टर बीबी भुइया जी, निशा गाडो जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इनॉग्रल सत्र में जुड़े हुए मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती गीता कौरा जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में वक्ता श्रीमती वंदना टेटे जी, मॉरिशस से जुड़ी डॉक्टर अलका दनपट जी, गुजरात से जुड़ी प्रोफेसर कल्पना गौली जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने अपना बहुमूल्य समय निकाला, हम सबको मार्गदर्शित किया और विषय प्रवेश के द्वारा तथ्यों को सामने रखने वाले डॉक्टर किरण तिवारी जी तथा स्वागत गीत से सबको सम्मोहित करने वाले डॉक्टर सनातन दीप जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजन सचिव डॉक्टर अवध बिहारी पुराण जी, डॉक्टर आर.के. चौधरी जी, श्रीमती बीपी महारथा जी, आप सभी ने अपने योगदान से इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम को सफल बनाया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को करने के लिए आदेश देने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर गंगाधर पंडा जी, आप सर इनॉग्रल सेशन में भी जुड़े और आज भी जुड़े और जुड़कर हम सबको अपने संभाषण से मार्गदर्शित किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर मुदिता चंद्रा मैडम, आप हमेशा से बहुमुखी और बहुत ही सारगर्भी तथ्यों के ऊपर सम्मेलन आयोजित करती रही हैं। और ये सम्मेलन तो अपने आप में एक आईना दिखलाने वाला था, जिसमें कि सभी ने जो संभाषण दिए वो वाकई रिकॉर्ड करके और इसको प्रसारित करने वाला रहा है। और सभी छात्रों को, सभी शोधार्थियों को, मैं सभी विद्यार्थियों को मैं यही कहूंगा कि आप सभी जुड़े, आप सबने जुड़कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। अंत में मैं ये कहूंगा कि नारी लक्ष्मी का स्वरूप हो तुम, बढ़ जाए जब अत्याचारी, नारी दुर्गा काली का रूप हो तुम।
नारी कभी कोमल फूल गुलाब हो तुम, नारी कभी शक्ति की अवतार हो तुम, तेरे रूप अनेक नारी ईश्वर का चमत्कार हो तुम। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी। आपका सहयोग और सत्प्रेरणा महाविद्यालय परिवार को सदैव मिलता रहा है और उम्मीद है आगे भी मिलता रहेगा। अब मैं आप सभी से अनुमति से और सहमति से कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करता हूं। मैडम कुछ है क्या? और नहीं ठीक है, बस ठीक है। सबकी सहमति से कुलपति महोदय से भी हम समाप्ति लोग की घोषणा की जाती है। समाप्त करने की अनुमति चाह रहे हैं।